ओके, स्टूडेंट्स ज्वाइन होते रहेंगे। 1 मिनट और 2 मिनट रुकते, देन विल स्टार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों, अपन यहाँ पे फिनेंशियल मैनेजमेंट जो तुम्हारे सी एंटर का है वो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये तुम्हारा सब्जेक्ट नंबर 8 है। तुम्हारे सी एंटर में दो रहेंगे बेसिकली, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के अंदर 4 सब्जेक्ट। तो फिलहाल जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो ग्रुप 2 के अंदर का 4th सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, दैट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। हर एक सब्जेक्ट तुम्हारे 100 मार्क के होते हैं, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क के होते हैं। स्वप्निल सर एंड दिनेश सर तुम्हारे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मैंने ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट शुरू किया है। तो 100 मार्क का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। जैसे सबको पता ही रहेगा, 100 मार्क्स में से 40 मार्क को पासिंग होता है एंड 50 मार्क्स एग्रीगेट या ओवरऑल तुमको लेके आने हैं 50%, आई कैन से सो। हाँ, अगर तुम एक आधे सब्जेक्ट में इंटर के 60 मार्क्स लाते हो तो उसको एग्जाम्शन बोला जाता है। अभी एग्जाम्शन क्या होता है कि इन केस कोई स्टूडेंट फेल होता है, इन केस अगर कौन से सब्जेक्ट में उसको 60 मार्क्स के ऊपर मार्क्स मिलते हैं तो फिर वो सब्जेक्ट उसको बाकी के नेक्स्ट राउंड में या नेक्स्ट पेपर के सीरीज में उसको देने की जरूरत नहीं है। अभी ये 40 मार्क्स के ऊपर अगर अपन आते हैं तो 40 मार्क्स सर सपोज जो तुम्हारा 8 पेपर है, एफएम एंड इको, तो एफएम और इको का बाइफर्केशन क्या क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एफएम इको दोनों सब्जेक्ट मिला के तुमको 40+ मार्क्स लाने हैं, जबकि इको तुम्हारा थियरी है एंड एफएम तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये समझ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हारा ग्रुप 2 का है, पेपर नंबर 8 है, 60 मार्क का वेटेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। अभी सीए इंटर के पेपर पैटर्न्स क्या होते हैं। सभी, कोई भी सीए इंटर का पेपर ले लो, कोई भी सीए इंटर का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 तुमको 20 मार्क्स को दिखेगा और वो कंपलसरी होता है। ठीक है, 20 मार्क्स को होगा और वो कंपलसरी रहेगा। सो 20 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं, जनरली ये 5 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 मार्क के 4 क्वेश्चन जनरली ये इस तरीके का होता है और ये कंपलसरी में आता है क्वेश्चन नंबर 1। मतलब जो भी बच्चों को अटेम्प्ट करना है, जो ऑप्शन सोचने हैं वो बाकी क्वेश्चन में सोचना है, क्वेश्चन नंबर 1 तुमको कंपलसरीली अटेंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम्हारे 20 मार्क ये फिक्स हो गए। तो अभी एफएम का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ऐसे और बैलेंस 5 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क को आएगा। सर ये हो गया 20 और ये 50, तो ये तो ज्यादा हो गए सर। नहीं, एक्चुअली ये जो 2, 3, 4, 5, 6 है, ये 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से एनी 4 तुमको सॉल्व करने हैं, एनी 4 तुमको सॉल्व करने हैं। और जनरली क्वेश्चन नंबर 6 ये थियरी होता है।
इसके अंदर 3+3+4 ऐसे 3 थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन थ्योरी 3 मार्क, दूसरा थ्योरी क्वेश्चन 3 मार्क, तीसरा थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क। तो बेसिकली 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है और एक थ्योरी क्वेश्चंस है, तुमको थ्योरी क्वेश्चन है। तो थ्योरी पूछी जा सकती है, यस पूछी जाएगी, एक क्वेश्चन डेडिकेटेडली उसके लिए पूछा गया है। तो सर 10 मार्क को डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। जनरली इंस्टीट्यूट ट्राई करते हैं कि 2, 3, 4 एंड 5 के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा जाए और वो एक क्वेश्चन भी 10 मार्क को ही होता है। एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में 10 की जगह 8 मार्क का होता है और एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क का भी पूछा जा सकता है कभी कभी। पर जनरली ऐसा ट्रेंड पाया कि 2, 3, 4, 5 ये थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से होंगे 10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ये भी पूरा प्रैक्टिकली होता है पर 4 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 मार्क के। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर पेपर पैटर्न ऑफ एफएम। ओके, तो पेपर पैटर्न समझ में आया, पेपर वगैरह समझ में आ गया। एग्जाम के अंदर तुमको कौन सा पहले सॉल्व करना है, कौन से पेपर को कितना टाइम देना है, इट्स अप टू यू। पूरे इंटर के पेपर्स तुम्हारे 3 आवर्स के रहेंगे। 15 मिनट्स तुमको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। मतलब जब भी एग्जाम शुरू होती है, सपोज तुम्हारा एग्जाम टाइम है 2 से 5 तो 1:45 को तुमको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। आंसर शीट नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा। बच्चों को 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने को मिलता है। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में, या कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो, तो ये डिसीजंस लेने के लिए तुमको 15 मिनट दिए जाएंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं, आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो दैट 15 मिनट्स टाइम इज बफर अवेलेबल। और इंटर का पेपर ऑब्वियसली ब्लैक पेन में लिखना है। ये सब चीजें तो छोटी मोटी है, ड्यूरिंग द अपन सेशंस में बोलते रहेंगे। ओके, तो जो एफएम का फर्स्ट टॉपिक है, तो दैट इज ओवरऑल इंट्रोडक्शन, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था। और अभी तक बीसीए में बहुत सारे बच्चों को 80+, 90+ एफएम इको में आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो थिंक टू स्कोर ऑब्वियसली 80 एंड 90+ एफएम इको में आना बहुत बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है। नाउ अगर इस कोर सब्जेक्ट पे आता हूं, लेट्स स्टार्ट विथ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल ये सब्जेक्ट क्या कवर करता है? ओवरऑल सब्जेक्ट का इंटेंशन समझो। ओवरऑल सब्जेक्ट का इंटेंशन ये होता है कि से फॉर एग्जांपल जो पैसे बिजनेसमैन को आते हैं वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, तुमको ये सब्जेक्ट अगर सीखना है, ये सब्जेक्ट अगर तुमको सीखना है, तो पहले खुद को तुम बिजनेसमैन मान लो। जब तक तुम खुद को बिजनेसमैन नहीं मानेंगे, उसके जैसा नहीं एक्ट करेंगे, जब तक तुमको ये सब्जेक्ट भी समझेगा नहीं। इमेजिन योरसेल्फ अ बिग बिजनेसमैन। ओके, तो सबसे पहले तुमको क्या आएगी? बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया आएगी तो उस हिसाब से तुम बिजनेस करने की इच्छा रखोगे और तुमको वो बिजनेस करने की इच्छा होगी। तो अभी ये बिजनेस के चाहिए पैसा। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दिस मनी। ये पैसा आएगा कहां से, क्या सोर्सेस है और जाएगा कहां पे। तो पहले तो देखते हैं कि कहां से आएगा। जो तुमने 11th एंड 12th के अंदर एसपी जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, उसका बहुत सारा थ्योरी तुमको एफएम के थ्योरी में भी रहेगा और उधर की बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी काम आएगी। जैसे कि सोर्सेस क्या है, सोर्सेस कहां से पैसे आते हैं बिजनेस करने के लिए? शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, तो बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये एडीआर, जीडीआर, ये सब कॉन्सेप्ट तुमको सीए इंटर में भी है। तो बिजनेसमैन, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे सोचना था कि पैसे कहां से आएंगे, तो उसका आंसर है कि पैसे कहां से आएंगे? पैसे मुझे इतने सोर्सेस से आएंगे। इतने सोर्सेस अवेलेबल है, उसमें से मैंने कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? ओके सर, इक्विटी के अंदर रिपेमेंट करना नहीं है, प्रेफरेंस में रिपेमेंट करना पड़ता, डिवेंचर में कंपलसरी इंटरेस्ट है, यहाँ पे नहीं है। यस, ये होगी थ्योरी, बराबर थ्योरी। तुमको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना कुछ फॉर्मूले में डाल के कि कौन सा सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना लेना, कितना नहीं लेना। यस, तो ये सब अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में सीखेंगे कि क्या ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन सस्ता है और कौन सा ऑप्शन महंगा है। इक्विटी सस्ता है या डिबेंचर सस्ता है या प्रेफरेंस शेयर सस्ता है, क्या सस्ता है अपने को नहीं पता है। ये जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने को ये सीखना है कि पैसे कहां से आएंगे और उसका क्या खर्चा है और कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा। ओके, समझ में। फिर प्रपोर्शन, जरूरी नहीं कि एक ही जगह से पूरा पैसा ले। अगर बहुत सारे जगह से लेना है तो उसका प्रपोर्शन डिसाइड होना चाहिए
किस में से ज्यादा किस में से कम, ये प्रपोर्शन पहले से डिसाइड होना चाहिए। तो ये प्रपोर्शन डिसाइड करना है, उसको बोलते कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पैसे लाने तो है पर कहां से कितना लेके आना। ये मैं तुमको ओवरऑल एफएम का जो सब्जेक्ट चैप्टर्स के नाम है वो बता रहा हूँ। एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ऐसा पकड़ो। तो कहां से पैसे लाना, उसका लाने का क्या खर्चा है, फिर वो लाना है ये डिसाइड हो गया तो क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, ये भी तो सोचने वाली बात है। यस, तो क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, ये प्रपोर्शन तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहेगा। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। फिर ओके, ला लिया सर, पैसे ला लिए, सब कुछ, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, पैसे आ गए, सोच समझ के प्रपोर्शन में आ गए, अभी आए वाले पैसे में कहाँ पे लगाऊं सर। ओके, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये भी तुम्हारा एक चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब मेरे पास चार ऑप्शन है, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं। मैं लैंड में लगाऊं, गोल्ड में लगाऊं, शेयर मार्केट में लगाऊं, म्यूचुअल फंड्स में लगाऊं, क्रिप्टो करेंसी में लगाऊं, कहाँ पे लगाऊं, या कोई बिजनेस शुरू करूं। तो ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो मेरे पास अवेलेबल पैसे, उसमें से मैं कौन से पैसे कहाँ पे लगाऊं, इसका भी डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये आए वाले पैसे इस बिजनेस में लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर को यूज किया और मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे इस बिजनेस में पैसे लगाने हैं। ये भी डिसाइड हो गया, नाउ व्हाट। हाँ, तो अभी एक बार डिसीजन हो गया कि मेरे को कौन से बिजनेस में पैसे लगाने हैं, तो अभी ये तो सोचो कि बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा, बिजनेस के असेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर को कितना पैसा लगेगा, सब चीजों के डिसीजन लेने पड़ेंगे ना। ओके, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, कैश मैनेजमेंट क्या है, फिर असेट रिसीवेबल्स, मैंने मेरे कस्टमर्स को क्रेडिट पीरियड देना चाहिए क्या, उधारी पे माल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना तो कितना टाइम पीरियड के लिए देना। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर के इनसाइट्स, बिजनेस का वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, बिजनेस के अंदर कितनी कैश लगेगी चलाने के लिए, तो ये डिसीजंस। ओके सर, ये भी डिसीजंस ले लिए। फिर अब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, चल रहा है मेरा बिजनेस, मुझे ये तो सोचना पड़ेगा ना कि मेरा जो बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है। जो मेरे जैसा बिजनेस बाकी लोग कर रहे हैं वो मेरे से अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, मैं उनके पार कर रहा हूँ, कैसे एनालिसिस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस। ये अगेन एक न्यू चैप्टर है कि मैंने जो बिजनेस किया है या जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो अच्छा है या बुरा है, मैं बाकी लोगों से कंपेरेटिवली अच्छी काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ, ये भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस, ये रेशियो चैप्टर इसको ऐसा बोला जाता है। ओके, रेशियो चैप्टर भी कर लिए सर। अभी दो नए टॉपिक्स, जो पहले की सीए आईपीसीसी जो था तुम्हारा, भी सीए इंटरमीडिएट है, उसके पहले सीए आईपीसीसी था, तो उसके अंदर ये दो टॉपिक्स नहीं थे जो सीए फाइनल में थे, सीए फाइनल से उठा के सीए इंटर में लाया गया। पहला है डिविडेंड डिसीजंस। देखो, कोई भी बिजनेस हो, तुम कौन सा भी कैपिटल लेके आओ, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्विटी तो रहेगा, मतलब रहेगा। तो इक्विटी बहुत सेंसिबल है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि कोई कोई इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है मुझे डिविडेंड चाहिए, कोई कोई इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है मुझे शेयर मार्केट की प्राइस अप चाहिए, कोई बोलता है कि मैं लॉन्ग टर्म हूँ, कोई बोलता है मैं शॉर्ट टर्म हूँ, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को खुश करने के लिए कितना डिविडेंड देना चाहिए, इसके ऊपर एक चैप्टर है। सिर्फ डिविडेंड कितना देना, डिविडेंड कितना देना, इसके ऊपर एक चैप्टर है, समझ रहे तुम। हाँ, तो क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिजनेस, तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही खुश करने के लिए कितना डिविडेंड देना चाहिए इक्विटी, ये उसके ऊपर एक चैप्टर है। फिर है कि रिस्क एनालिसिस, कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो रिस्की है, नॉन रिस्की है, कौन सी चीजों से मेरे बिजनेस को डरना चाहिए, कौन सी चीजों से नहीं डरना चाहिए। तो दिस इज ऑल रिस्क एनालिसिस। तो ये है ओवरऑल एफएम का सिलेबस। तो एफएम का सिलेबस क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या खर्चा है, फिर किस प्रपोर्शन में लाना है, किधर लगाना है, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ अच्छा है या बुरा है, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने कितना पैसा देना चाहिए। तो ये सब डिसीजंस में जब करता हूँ, वो पूरे डिसीजंस को मिला के बोला जाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन पेपर होता है, ये फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट जो होता है तुम्हारा, जनरली अकाउंट्स पास्ट का होता है कि तुम एक आधा ट्रांजैक्शन होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग करते हो, बैलेंस शीट पी एंड एल पूरे खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद करते हो। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरली 90% केसेस के अंदर ये पहले ही होता है, एक आधा चीज करने के पहले। देखो, मैं पैसे लाने के बाद नहीं सोचूंगा कि कितने पैसे चाहिए, तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा कितने पैसे लगेंगे, कहाँ से लगेंगे, ये सोचूंगा पहले,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प लेके मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं कहां से पैसे लाऊं, किस प्रपोर्शन में लाऊं, कहां पे लगाऊं, होने के पहले। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जो तुमको समझना पड़ेगा। अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को तुम अगर देखेंगे, ऑब्वियसली टोटलिटी पे न्यू सब्जेक्ट है तो तुमको समझना पड़ेगा। तुम्हारा मन किसी ना किसी सब्जेक्ट से कंपेयर करेगा, तो तुमको लगेगा कि अकाउंट से कंपेयर करूं। तो अकाउंट से अगर कंपेयर करना है तो अकाउंट्स पास्ट है, मतलब जो चीजें हो गई उसको रिकॉर्डिंग करता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होने वाला है इसको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। तो वन बाय वन अपन एक एक टॉपिक करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और फिर तुमको ऑब्वियसली एफएम बहुत अच्छा लगने लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर एम विटामिन है, एम विटामिन मतलब मनी विटामिन, पैसों के मामले में अगर तुम डिसीजन ले सकते हो तो एफएम सब्जेक्ट तुम्हारा है बच्चों। मतलब एफएम के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल सब्जेक्ट, मतलब बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ, बस पैसों के रिलेटेड सोचो, कम ज्यादा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे सब बनिए बैठे हैं तो सबको 101% समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो फर्स्ट, तो आज अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक का नाम है अपना, सेकेंड टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक पूरा थियरी है। तो जनरली सीक्वेंस जो होता है, जो इंटर में है, सीक्वेंस फैकल्टीज डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर है सब्जेक्ट पहले शुरू होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो पहला पूरा चैप्टर थियरी है, बोरिंग हो जाएगा। तो अपन पहले 2-3 प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे, फिर थियरी पे जंप करेंगे। तो अपन चैप्टर नंबर 2 लेवरेज से शुरुआत करेंगे। आई गेस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जाके बीसीए से नोट्स कलेक्ट किए रहेंगे, नहीं किए तो फिर कल जाके लेके आ जाइए। तो अपन चैप्टर नंबर 2 लेवरेज शुरू करें। तो लेवरेज, ये वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुना है बहुत लोगों ने। तो लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। एंड प्लीज मेक अ सेपरेट नोटबुक। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, पहले ही क्लियर कर दूं इंटर के रिलेटेड। हर सब्जेक्ट को ऑब्वियसली अलग नोटबुक चाहिए। जैसे मैं एक आधा नया टॉपिक शुरू कर देता हूं, जैसा भी आज अपन एक टॉपिक शुरू करें लेवरेज। तो लेवरेज हेडिंग देंगे। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूंगा तो प्लीज प्लीज 2 पेजेस या 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ो। सर क्यों 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़ो? जैसे चैप्टर का नाम डाल देंगे, 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़ो, फिर तुम सॉल्व करना शुरू करेंगे। वो 2-3 पेजेस का क्या फायदा? वो 2-3 पेजेस में अपन पूरे एक आधे पर्टिकुलर हर टॉपिक को ये करना है, हर टॉपिक को ये करना है, हर टॉपिक के अंदर उस चैप्टर के रिलेटेड या कुछ आईएमपी पॉइंट्स मैं बताते जाऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एक दिन पहले तुमको पढ़ना है। तो जो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस है ना, हर टॉपिक के दो तीन पेजेस तुम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे तो तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। पूरे आईएमपी पॉइंट्स अपन इस पेजेस पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईएमपी पॉइंट्स लिखना है। एक्सीडेंटल एरियाज यहाँ पे लिखने हैं पूरे। अगर किसी को पता नहीं है एक्सीडेंटल एरिया का मतलब, जहां पे तुम गलती करने की संभावना रखते हो, ये इसको है। तो पूरे एक्सीडेंटल एरियाज यहाँ पे लिखेंगे, आईएमपी पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर बाकी जगह तुम जहां से भी जो चीजें पढ़ेंगे आरटीपी एमटीपी, तो उसके आईएमपी क्वेश्चंस तुम ये फर्स्ट पेजेस पे लिखेंगे। तो उसके लिए जगह छोड़ना है। तो थोड़ा चिंदीगिरी मत करो, हर चैप्टर के बाद 2-3 पेजेस छोड़ो, उसके बाद ही क्वेश्चन लिखना सॉल्व करेंगे। और मैं बताते जाऊंगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट तुमको स्टार्टिंग के पेजेस पे लिखना है, कौन सा पार्ट बाद में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग दो तुम तुम्हारे नोटबुक्स के अंदर, लेवरेज। और लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। तो पहला चैप्टर है अपना रिस्क कैलकुलेट करना। कोई भी बिजनेस की रिस्क किस तरीके से कैलकुलेट करनी चाहिए। मुझे चैट सेक्शन में कोई एक जन बोलो, या जिसको भी आंसर लगता है, एक ऐसा बिजनेस बोलो जिसमें रिस्क नहीं है। कमेंट सेक्शन में बोलते जाओ, देखेंगे ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है। सोचो और बोलो। वाइन बिजनेस, मेडिकल बिजनेस, और एक दो बच्चों को बोलना है सर ऐसा बिजनेस होता ही नहीं है। ओके, सबसे पहले वाइन बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ। वाइन बिजनेस के अंदर सबसे पहले लाइसेंस, बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज और जो ड्रंकर्ड्स आते हैं बहुत बार केओस क्रिएट करते हैं, पुलिस और लोकल पॉलिटिशियंस का बहुत दिक्कत होता है। तो बहुत सारा रिस्क है। मेडिकल के बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स देना, मतलब गलती से कोई मेडिसिन दूसरी जगह चले जाना, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो मेडिकल बिजनेस में भी रिस्क है। तो करेक्ट आंसर विल बी, ओके सर टीचिंग, अरे टीचिंग में बच्चों क्या बोलना, कभी हमारे घर वालों को आके बात करो, ऐसा बोलेंगे कि
हमारे क्या बोलते कंप्लेंट की लिस्ट बन जाएंगे। टीचिंग प्रोफेशन तो सबसे ज्यादा रिस्की है। हाँ, नेक्स्ट इज, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला नो बिजनेस। यस, परफेक्ट। ऐसा दुनिया में एक भी बिजनेस नहीं है, ऐसा एक भी बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। ठीक है। एज किसी महान व्यक्ति ने बोला है, रिस्क है तो हाँ, जो भी है। तो रिस्क के बिना कोई भी बिजनेस नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसमें रिस्क नहीं हो। 101% कोई भी कम ज्यादा, हाँ यस, ये मैं मान सकता हूं कि कोई बिजनेस में कम रिस्क रहेगा, कोई बिजनेस में ज्यादा रिस्क रहेगा। कम ज्यादा रिस्क पॉसिबल, जीरो रिस्क नॉट पॉसिबल। तो अपने को यही रिस्क तो कैलकुलेट करनी है। अगर एक आधी चीज के लिए मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो वो बिजनेस में ज्यादा एक्सपेक्टेशन करूंगा पैसों का। अगर एक आधी बिजनेस में मेरे पास कम पैसे है तो मैं एक्सपेक्ट भी, मतलब कम रिस्क है तो कम पैसे एक्सपेक्ट करूंगा। तो रिस्क तो कैलकुलेट करना बनता है ना। तो यस, रिस्क। तो रिस्क कैलकुलेशंस करने के पहले, जैसा तुम्हारे अकाउंट्स में बैलेंस शीट पी&एल बनता है बच्चों, तो वैसा ही एफएम का भी एक बैलेंस शीट पी&एल का तरीका है। ये तुम्हारे दिमाग से थोड़ा बाजू में रखो कि जो अकाउंट्स में बनाते वही पी&एल वही बैलेंस शीट है। हर एक सब्जेक्ट अपने हिसाब से पी&एल बनाता है। इंटर में आने के तुमको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। इवन इनकम टैक्स अपने हिसाब से अलग प्रॉफिट निकालता है, लॉ अलग निकालता है। मैं एफएम पढ़ा रहा हूं तो एफएम की बैलेंस शीट अलग, पी&एल अलग, कॉस्टिंग की बैलेंस शीट पी&एल अलग अलग। डरना नहीं है, वो आदत बढ़ जाएगी तुमको। तो सबसे पहले एफएम के अंदर अगर मुझे पी&एल निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो उसका क्या तरीका है। तो सभी के सभी लोगों ने चैप्टर का हेडिंग दिया रहेगा। ठीक है। तो अभी मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, वो स्टेटमेंट तुमको ड्रॉ करना है। आराम से मुझे करने दो, फिर तुमको लिखने को टाइम दूंगा। अभी 2 मिनट सिर्फ ध्यान दो तुम। तो सबसे पहले होता है सेल्स। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस, तो तुमको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। हर एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा धीरज रखो, पहले लिखने दो मुझे। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो तुमको मिलेगा EBIT। लेस इंटरेस्ट, तो तुमको मिलेगा EBT। ठीक है। EBT के बाद लेस टैक्स। तो बच्चों मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, इस साइड, ये टैक्स के बाद वाला पार्ट, EAT मिलेगा। EAT के बाद तुमको माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद तुमको मिलेगा EAE। EAE को फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा तुमको EPS। तो ये तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। ओके। तो ये टैक्स के बाद इधर वाला पार्ट है। तो अभी मैं पूरी जो शॉर्टकट से उसका पहले फुल फॉर्म लिख लेता हूं। EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBT का फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर टैक्स। EAT का फुल फॉर्म होगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। और EA का अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। मेरे पास जगह नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूं। और EPS होता है अर्निंग पर शेयर। एक्सप्लेन में करूंगा। 2 मिनट क्या करो फटाफट, पहले तुम ये लिख लो। तुम ये एक के नीचे एक ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं बोल के मैंने इस साइड लिखा है। तुम पूरा स्टेटमेंट ऐसा पूरा लिखेंगे नीचे, और फुल फॉर्म्स भी। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट लिख लो। ओके, सेजल का हो गया लिख के।
बाकी बच्चे लोग लिखो थोड़ा फटाफट। ओके, हो गया, 4-5 बच्चों का हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट बच्चों का हो गया। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो ध्यान दो। तो जो बच्चों का पेंडिंग है, क्या करो, एक तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर फोटो ले लो। अभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। तो सबसे पहले सेल्स। सेल्स तो सबको पता ही है। वेरिएबल कॉस्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल और एक दूसरा होता है फिक्स्ड। अब वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो कॉस्ट मेरे आउटपुट के साथ चेंज होगा उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाएगा, और फिक्स कॉस्ट जो मेरे आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता है उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। मतलब सर समझा नहीं। अभी अपने क्लास का ही एग्जांपल लेंगे बच्चों। नोट्स, अभी मैं जो तुमको नोट्स देने जा रहा हूँ, ठीक है? अभी नोट्स के लिए मुझे प्रिंटिंग करनी पड़ती है। अगर मैं प्रिंट करूंगा वो नोट्स तुमको मैं दूंगा, बराबर? तो प्रिंटेड नोट्स तुमको मिलेंगे। जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतने ज्यादा प्रिंट देना पड़ेगा। सपोज एक बच्चे का जो नोट्स है उसका प्रिंटिंग कॉस्ट है 1000, ठीक है? अगर एक बच्चे का जो नोट्स है वो 1000 कॉस्ट है, अगर सपोज 10 स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे 10 के कॉस्ट है। अगर सपोज 20 स्टूडेंट आते हैं तो 20 के कॉस्ट हो जाएगा मेरा, सीधा। तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से मेरा कॉस्ट कम ज्यादा हो रहा है, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। बट रेंट, रेंट है ये फिक्स है। क्यों फिक्स है? 10 भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया तो भी मुझे, जो अपना मकान मालिक है, उसको इतना रेंट देना पड़ेगा। 100 बच्चों ने भी एडमिशन लिया तो भी मुझे उतना रेंट देना पड़ेगा। तो क्या है, लॉकडाउन के अंदर भी रेंट दे रहा है वो। ऐसा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट से नहीं आ रहे, मैं रेंट क्यों दूं? नहीं, वो बोलेगा मुझे क्या करना है, तुमने मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, तुमको रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट तो देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आओ मत आओ, कम आओ ज्यादा आओ, तो रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो रेंट फिक्स कॉस्ट है, जो चेंज नहीं होती और प्रोडक्ट के हिसाब से भी चेंज नहीं होती, उसको फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ कम ज्यादा होता है। होटल के लिए, अभी होटल के लिए देखो, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो ज्यादा खाना लगेगा, तो उसको ज्यादा वेजिटेबल खरीदने पड़ेंगे, तो उसके लिए वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, वेजिटेबल कॉस्ट। फर्नीचर जो है उसके, होटल के अंदर जो लगा है फर्नीचर, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। अब मुझे बोलो कि अगर मैं टेबल यूज ही नहीं किया साल भर, 1 साल मैंने टेबल यूज ही नहीं किया, तो उसका डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? 1 साल मैंने एक डाइनिंग टेबल है उसको यूज ही नहीं किया, होटल में लाया है, रखा है पर यूज नहीं किया है, तो उसको डिप्रिशिएट करूंगा या नहीं करूंगा? क्या करते हैं? यस, लगेगा। यस, डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों लगेगा डेप्रिसिएशन? क्योंकि डेप्रिसिएशन वंस एसेट इज पुट टू यूज, पहले तुम यूज करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिसिएट तो करना ही पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा, तो डेप्रिसिएशन भी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो कुछ कुछ कॉस्ट फिक्स होती है, कुछ कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट वो होगी जो आउटपुट के साथ चेंज होगी, और फिक्स कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी, उसको फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको एक नया वर्ड है, फर्स्ट टाइम तुमने सुना रहेगा, और ये फर्स्ट टाइम वर्ड है कंट्रीब्यूशन। तो उसको समझो, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूशन? ओके, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखो। ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज सिमिलर टू योर कंट्रीब्यूशन, नॉट इक्वल टू, मैंने सिमिलर टू बोला है। अभी तुम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते? तुम क्या करते हैं? सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहा हूं, ये एफएम का तरीका है, मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। तो एफएम के अंदर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा सेल्स में से, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। बट बट अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूं तो सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट करके मैं ग्रॉस प्रॉफिट लाता हूं, तो कंट्रीब्यूशन इज मोर और लेस सिमिलर टू योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली किसको बोलता है? अभी कंट्रीब्यूशन तुम नॉर्मल प्लेन इंग्लिश में कहां पे यूज करते हो? कंट्रीब्यूशन वर्ड को, शब्द को तुम कंट्रीब्यूशन कहां पे यूज करते हो?
सपोज तुम होटल में गए, होटल में सब फ्रेंड्स, ठीक है, लॉकडाउन की बात चल रही है, अभी तो नहीं है, सिर्फ वो यादें रहने दो। तो से फॉर एग्जाम्पल कि तुम होटल को गए 10 लोग मिलके, 10 लोग मिलके होटल में जाने के बाद वहां पे खाना खाया। खाना खाने के बाद टीटीएमएम था, तो तुम एक मेरे को जब पैसे मांगते हो, सपोज बिल आया 1,500 रुपए और तुम लोग थे 10 लोग, तो पर हेड कितना आया? 150 रुपए। अभी 150 रुपए जब मांगते समय तुम क्या बोलते हो? अरे तेरी कॉन्ट्री दे। व्हाट इज द वर्ड यू यूज? अरे तेरी कॉन्ट्री दे, तेरा शेयर दे, या तेरा हिस्सा दे, बराबर ना? तो कॉन्ट्री, कॉन्ट्री इज अ शॉर्टकट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो तू तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब वो तुम्हारा हिस्सा मांग रहा है। तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स समथिंग, किसके टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या आया? सबसे पहले सेल्स, सेल्स में से जैसे अकाउंट्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, यहाँ पे फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। उसमें से फिक्स कॉस्ट, वैसे वहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं, याद है? अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं? सेल्स, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद तुम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते पी एंड एल में, तो तुमको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो नेट प्रॉफिट को यहाँ पे वर्ड क्या है? ईबीआईटी। एफएम के अंदर वर्ड क्या है? ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ये दोनों भी खर्चों में, कौन से दो खर्चों में? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आता है। इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे आएगा, स्पेसिफिकली अलग से बताना पड़ता है, क्योंकि एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और इंटरेस्ट पैसों के रिलेटेड। तो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सर हमने फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्टकट लिखना है, आपने तो ईबीआईटी लिख दिया। हाँ, तो डोंट वरी, जो भी शॉर्टकट्स अभी क्लास में यूज होंगे वो तुम एग्जाम में भी लिख सकते हो। मॉड्यूल में, मॉड्यूल में अगर कोई शॉर्टकट दिखता है तो वो भी तुम एग्जाम में लिख सकते हो, नो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। तो ईबीआईटी शॉर्टकट तुम एग्जाम में लिख सकते हो, पर तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज ईबीआईटी स्टैंड फॉर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट लेस करने के बाद तुमको मिलेगा ईबीटी। ईबीटी स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स इसमें से टैक्स माइनस, अर्निंग बिफोर टैक्स उसमें से टैक्स माइनस, तो मिलेगा तुमको ईएटी, दैट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ईबीटी माइनस टैक्स मिलेगा ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, मिलेगा ईएई, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये अपन ने 12th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ा है। इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, और इन दोनों के पहले डिवेंचर्स को मिलता है। तो देखो लॉजिकली हुआ है क्या, जो अपन ने एसपी में पढ़ा था, या तुमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, उसके हिसाब से हो रहा है क्या? इंटरेस्ट सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को। एग्जांपल देता था मैं तब, गेस्ट, पेरेंट्स एंड बच्चे। तो गेस्ट अपने किसके जैसे होते हैं? तो गेस्ट अपने होते हैं डिवेंचर के जैसे, पेरेंट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और बच्चे होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सबसे पहले अपन गेस्ट को देते, तो इंटरेस्ट को पहले माइनस कर दिया, फिर किसको माइनस किया? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तुमको मिलेगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर तुमको मिला ईपीएस, कि अल्टीमेटली कितना मिलना चाहिए। ओके, नाउ तो अर्निंग पर शेयर, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मिल गया, सबको लिख गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एक डाउट आया है कि सर 30% ऑब्जेक्टिव नहीं, देखो 4 सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर लॉ एंड इनकम टैक्स, लॉ एंड इनकम टैक्स, ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें तुमको 30 मार्क के एमसीक्यू आएंगे। सेकेंड ग्रुप के अंदर तुम्हारा ऑडिट एंड ईआईएस एसएम, ये 2 सब्जेक्ट है जिसके अंदर आएंगे 30 मार्क के एमसीक्यूज। बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं आते हैं, तो एफएम इको में नहीं है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सर कंपनी के लिए है या सोल प्रोपराइटर के लिए? वैसा भेदभाव तुम्हारे अकाउंट जैसा एफएम में नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल। तुम सोल प्रोपराइटर देखो, ये सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, ये कॉन्सेप्ट है ना, एफएम में नहीं आएंगे। मतलब ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, तुम किसी के लिए भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज ध्यान में रखो, अकाउंट्स का जो स्टेटमेंट बनता है ना, वो लॉ के अंडर आता है। लॉ बोलता है कि ऐसा करो। और एफएम मैंने जैसा बोला,
एफएम ये तुम्हारे एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए मैं किस तरीके से करता हूं या मेरे डिसीजंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, मतलब मैं डिसीजन किस तरीके से करूंगा, इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं किस तरीके से भी कर सकता हूं। तो एफएम का जो फॉर्मेट है वो कहाँ से मतलब लोगों ने यूज कर करके स्टैंडर्डाइज बनाया है, कोई लॉ के अंदर नहीं आता है एफएम का फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, किसी के लिए भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली ये एनालिसिस के लिए यूज होने वाला है। ओके, और किसी को कुछ डाउट्स है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझ में आ गया। नाउ, तो लेवरेज मतलब रिस्क मैंने बोला था, तो अभी किस चीज का रिस्क है सर? तो इमेजिन करो कि सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज। बच्चों थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में अगर तुम सेशन के रिलेटेड बातें करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, रिकॉर्डिंग वगैरह हाँ सब मिल जाएगी तुमको वहां पे, और ग्रुप के अंदर अगर तुम ये मैसेज ड्रॉप करेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि तब आंसर ज्यादा दे पाएंगे। सेशंस के अंदर जनरल डाउट्स थोड़ा पूछना अवॉइड करो। ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज, फिनेंशियल लेवरेज, लिखो मत, मैं लिखने को टाइम दूंगा, एंड कंबाइंड लेवरेज। अभी तीन टाइप के लेवरेजेस होते हैं, मतलब तीन टाइप के रिस्क होंगे। कौन से तीन टाइप के लेवरेज, तीन टाइप के रिस्क? ऑपरेटिंग, फिनेंशियल एंड कंबाइंड। ओके, तो ऑपरेटिंग लेवरेज, अभी ऑपरेटिंग लेवरेज को पहले अंडरस्टैंड करो। फॉर्मूला है, लिखने को टाइम दूंगा, अभी लिखो मत। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी, एंड कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है ईबीटी। ओके, तो बीइंग अ बिजनेसमैन सबसे पहले रिस्क तुमको कौन सा रहेगा? कौन सा बिजनेस का रिस्क रहता है? कि हर एक बिजनेसमैन को इस चीज का रिस्क रहता है, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या? ठीक है, धंधा नहीं है, नो प्रॉब्लम सर, वो प्रॉफिट नहीं होगा, अरे प्रॉफिट नहीं होगा ये टेंशन नहीं है बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन को ये रिस्क है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी जमता है, एक आध साल लॉस में ना चाहूं, लॉस क्यों जाएगा? अभी देखो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे शॉप्स बंद है, शॉप्स बंद है, तो सेल ही नहीं होगा, सेल नहीं तो प्रॉफिट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो सर एकदम नॉर्मल था, नो सेल नो प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है। तो नो सेल नो प्रॉफिट, ये एकदम सही बात हुई। प्रॉब्लम क्या है? पर जब बिजनेस बंद है, रेंट मांग रहे क्या? यस। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है क्या? यस। डेप्रिसिएशन हो रहा है क्या? यस। तो ये सब तो चीजें खर्चे लग रहे हैं, तो बिजनेसमैन को ये चीज का डर होता है कि मैं मेरे फिक्स कॉस्ट जो है, बिजनेस के फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसका डर लगा रहता है हर बिजनेसमैन को, और इस डर को, इस रिस्क को बोला जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि इसका किस, मतलब इस बिजनेस की क्या रिस्क है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, इन दोनों में किसका डिफरेंस है? इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस फिक्स कॉस्ट का है, तो इनडायरेक्टली किसको काउंटिंग करेगा? फिक्स कॉस्ट को काउंट करेगा। अगर एक आधे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट है, तो वो बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो बिजनेस एक दिन के लिए भी बंद पड़ा तो उतने फिक्स कॉस्ट को रिकवर कैसे करेंगे? जैसा इंडियन रेलवेज का फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज कोरोना की वजह से, इमेजिन करो जब फ्लाइट्स बंद होते हैं, सिर्फ इमेजिन करो कि जेट एयरवेज, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस या जो भी है, इतिहाद एयरवेज, इन सबको कितना रिस्क रहेगा? जो एरोप्लेन्स लाते हैं ये लोग, इसका डेप्रिसिएशन पर डे लाखों करोड़ों में होता है, फिर उनके ऑफिसेस, उनका स्टाफ, उनकी सैलरी, तुम सोच सकते हो कि 9 मंथ्स अगर सपोज फ्लाइट्स बंद थी, तो 9 मंथ्स फ्लाइट्स बंद थी, तो ये जो एविएशन इंडस्ट्री थी, इनको सर्वाइव करना कितना मुश्किल हुआ रहेगा। यस, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनके फ्लाइट का डिप्रिसिएशन निकालना, स्टाफ की सैलरीज देना, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होते हैं उनको
एक पेमेंट देना पड़ता है, वो पेमेंट देना, तो ये सब बहुत ज्यादा खर्चा था, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। और कोई कोई बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत कम होता है, बहुत कम। चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में क्या लगता है? एक 10 बाय 10 का ऑफिस और एक टेबल, कंप्यूटर, इंटरनेट, फोन, बस। और क्या लगेगा? सिर्फ उसका रेंट लगेगा और छोटा मोटा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यस, जो प्रोफेशनल्स होते हैं सर्विस, उनका कम होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस के लिए जो प्रैक्टिसिंग कर रहा है उसके लिए कम होगा ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कम ज्यादा, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा उसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा, जिसका फिक्स कॉस्ट कम उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम। क्यों ऐसा? क्योंकि सिंपली उस बिजनेसमैन को ये सोचने की जरूरत नहीं, अरे इस अभी सपोज तुम्हारे पापा को तुम्हारे बिजनेस का जो भी है उसका रेंट पे करना है, तो कहां से लाएंगे पापा इतने पैसे? पापा को लाने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करके सेल करेंगे, सेल करके पैसे आएंगे और वो पैसों से प्रॉफिट होगा, तभी तो वो भाड़ा पे कर पाएंगे। बराबर है ना? तो इतना सेल करो कि भाड़ा दे पाऊं मैं। तो पापा को इस चीज की चिंता लगी है कि मैं इतना तो भी बिजनेस में पैसा कमाऊंगा कि अब मैं मेरे खर्चे दे पाऊं। तो वो जो रिस्क है पापा को जो फील होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरा होता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज किसको बोलते हैं? ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी बाय ईबीटी क्या, ये कैलकुलेट क्या करता है कि पापा को दूसरा एक टेंशन है कि सपोज पापा ने बिजनेस के लिए लोन लिया, उस लोन का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। लॉकडाउन में बिजनेस बंद हुआ तो क्या हुआ? लोन तो चालू थे, लोन का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। तो लोन का इंटरेस्ट पापा कहां से देते थे? बिजनेस करके प्रॉफिट आता था और प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट पे करते थे पापा। तो अभी बिजनेस ही बंद है तो कहां से? तो मैं इंटरेस्ट दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, इसके रिस्क को फाइनेंशियल लेवरेज बोलेंगे। मैं फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाऊंगा या नहीं, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलेंगे। और कंबाइंड लेवरेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कंबाइंड लेवरेज बनेगा। ओके, एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल तुम क्या करो, जो स्टार्टिंग के पेजेस मैंने छोड़ने को बोले, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तुमने लिखा हुआ रहना चाहिए, उसके ही नीचे ये फॉर्मूलेज लिखो। तो सबसे पहले हेडिंग दो ऑपरेटिंग लेवरेज। और इतने ही फॉर्मूलेज नहीं है, हर एक इसके 3 फॉर्मूलेज है। एक एक फिलहाल एक फॉर्मूला दिया है, हर एक के और 2 है, हर एक के और 2 है। तो क्या करो, 4 लाइन छोड़ो, मतलब ये लिखो और फिर 4 लाइन छोड़ो, फिर फाइनेंशियल लेवरेज, फिर 4 लाइन छोड़ो, फिर कंबाइंड लेवरेज। लिखो ये पहले फॉर्मूलेज, फॉर्मूलेज लिखो 4 4 लाइन छोड़ के। ओके, लिख लिए? ठीक है, तो अभी अपन पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से तुमको आइडिया आ ही जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट्स नहीं मिले तो ऑफिस से जाके ले लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन। अ सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट ऑफ जेनिथ इज गिवन बिलो। जेनिथ लिमिटेड, particulars and rupees. Sales 10,50,000, variable cost 7,67,000, fixed cost 75,000, EBIT 2,08,000, interest 1,10,000, taxes 30%, net income 68,600. Calculate and interpret the following: डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो तुमको कैलकुलेट करने को बोला और इंटरप्रेट भी करने को बोला है। इंटरप्रिटेशन में लिखा के दूंगा और कैलकुलेशन पहला क्वेश्चन है, तो मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले हेडिंग दो
अभी स्टार्टिंग के पेजेस पे नहीं लिखना है, एक आध दो पेजेस जो मैंने छोड़ने को बोले थे वो छोड़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग दो जेनिथ लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। जेनिथ लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। फर्स्ट सेल्स। फर्स्ट सेल्स कितना दिया है? सेल्स, सेल्स लिया 10,50,000। 10,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। लेस वेरिएबल कॉस्ट 7,67,000। 7,67,000 तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन 2,83,000। 2,83,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 75,000। 75,000 ईबीआईटी तुमको मिलेगा 2,08,000। 2,08,000 लेस इंटरेस्ट। लेस इंटरेस्ट 1,10,000 तो ईबीटी मिलेगा 98,000। 98,000 टैक्स दिया तो 30%, वो भी कैलकुलेट किया है उन्होंने 29,400। 29,400 अर्निंग आफ्टर टैक्स 68,600। 68,600 68,600 ओके। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हो गया लिख के। ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज अभी ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला जैसे आपने यहाँ पे लिखा था वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन था 2,83,000 और ईबीआईटी है मेरा 2,08,000। 2,08,000 तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी आता है देख लो, 1.36 टाइम्स आना चाहिए। और इसको जो भी आंसर आएंगे, इसके जो भी आंसर्स आएंगे सबको टाइम्स लगाएंगे तुम, ठीक है? आने वाले आंसर को टाइम्स लगाएंगे 1.36 टाइम्स। फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज तुम निकालो। फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज तुम निकालो और बोलो कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में। ओके 2.12 टाइम्स 2.12 एंड 2.88
परफेक्ट 2.12 टाइम्स ये करेक्ट है, और ये 2.88 टाइम्स ये भी करेक्ट है। सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना, इसका इंटरप्रिटेशन भी चाहिए, तो इंटरप्रिटेशन में लिखा के दूंगा, पहले तक कंप्लीट करो। यस, 2.12 एंड 2.88। ओके, हो गया। तो अभी मैं इंटरप्रिटेशन लिखा के दे रहा हूं, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा पहले लिख लो, फिर आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? पहले इंटरप्रिटेशन लिख लो। थोड़े इंटरप्रिटेशन है ना तुमको ऐसे लगेंगे कि सर ये आपने कुछ तो गलत बोल दिया, नहीं नहीं, मैं इंटरप्रिटेशन जो बोल रहा हूँ आराम से लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। सिर्फ इंटरप्रिटेशन लिखो। तो ये पूरे उसके नीचे ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया ना सबका? वेट करना नहीं ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो तुम्हारे नोटबुक के अंदर लिखो, पहले उसके नीचे इंटरप्रिटेशंस। ऑपरेटिंग लिवरेज 1.36 टाइम्स मींस, ऑपरेटिंग लिवरेज को शॉर्टकट में DOL बोलते हैं। DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और फाइनेंशियल लिवरेज को DFL। तो ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज 1.36 टाइम्स मींस, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.36 टाइम्स मींस 1% change in sales, 1% change in sales, 1% change in sales will amount to, will amount to 1.36% change, 1.36% change in EBIT, in EBIT, in EBIT। ओके, ये प्रूफ करूंगा बाद में थ्योरी। नेक्स्ट लिखो, फाइनेंशियल लिवरेज 2.12 टाइम्स मींस, financial leverage 2.12 times means, financial leverage 2.12 times means 1% change in EBIT, 1% change in EBIT will amount to, will amount to 2.12% change in EPS, 2.12% change in EPS, 2.12% change in EPS। थर्ड, कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, इसका क्या लिखेंगे? 1% चेंज इन सेल्स, 1% change in sales will amount to, will amount to 2.89% change in EPS, 2.89% change in EPS, 2.89% change in EPS। हाँ, मैं बोला ना एक्सप्लेनेशन में आराम से बाद में समझाऊंगा, फिलहाल तुम लिखो। पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, डरो मत, फिलहाल इतना लिखो, अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे आराम से।
ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर, अपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में सबसे एंड में लिखा था। ठीक है, बच्चों ध्यान दो, ये मैंने क्या बोला और सर क्या हो गया। हम्म, अभी मैंने फॉर्मूलेज लिखने के लिए बोला था, राइट, यहाँ पे फॉर्मूलेज के वहां पे चार चार लाइन छोड़ने के लिए बोला था, और दो दो फॉर्मूलेज ऐसा बोला था। तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला लिखो, फिर अपन इसका प्रूफ देखेंगे। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन सेल्स बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये फॉर्मूला है इसका। दूसरा फॉर्मूला फाइनेंशियल लीवरेज का है, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट चेंज, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, और इसका है परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ये इनके फॉर्मूलेज है दूसरे। तो ये जाके अपडेट करो, ये जाके अपडेट करो, फिर इसका मैं प्रूफ बताऊंगा अभी। और प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये तुम्हारे और मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये लिख लिए क्या, पहले बोलो ये पूरे फॉर्मूलेज। ओके, अभी मैंने एक ब्लैंक एक्सेल शीट खोली, वो दिख रहा है क्या? ओके, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। अभी मैंने सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लिखा, वो दिख रहा है? ठीक है ठीक है, लेट मी शेयर द कंटेंट। हाँ, तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, you will get EBIT less interest, you will get EBT। ये प्रूफ है, तुमको किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान दो, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये फॉर्मूलेस क्या है। लेस टैक्स, यू विल गेट EAT, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं ईपीएस। सपोज की प्रेफरेंशियस नहीं है, 2 मिनट के लिए अजम्पशन। अभी 1,000 का सेल है, सपोज बिजनेस का 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इसकी 60% है, 60,000, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा मुझे 40,000। फिक्स कॉस्ट सपोज है 20,000, तो ईबीआईटी मिलेगा 20। सपोज वो इंटरेस्ट पे करता है 15,000, तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचते हैं 5,000, टैक्स 30%, 1,500। तो और नंबर ऑफ शेयर सपोर्ट 1,000 है, तो ईपीएस आते हैं 3.5 रुपए। तो क्या स्टेटमेंट बताया मैंने? एक बिजनेस है जिसके अंदर सेल 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट उसका 60%, ये 60% वेरिएबल कॉस्ट है, और टैक्स रेट 30% है। ठीक है, अभी इसका ऑपरेटिंग लिवरेज रफ में कैलकुलेट करके बोलो तुम लोग। ऑपरेटिंग DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, बोलो कितना आना चाहिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज?
हाँ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइड बाय 20,000, तो आना चाहिए 2 टाइम्स। तो आना चाहिए आंसर 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आया। अभी मैंने इंटरप्रिटेशन क्या लिखा के दिया था? तुम है ना इंटरप्रिटेशन पेज पे जाओ बच्चों, तुम इंटरप्रिटेशन पेज पे जाओ। मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज के वहां पे क्या लिखा था? 1% चेंज इन सेल्स विल अमाउंट टू, वहां पे 1.36 था, 1.36% चेंज इन ईबीआईटी, बराबर। ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो मैंने 1 लाख का सेल कर दिया 1.5 लाख। 1 लाख का सेल क्या कर दिया मैंने? 1.5 लाख कर दिया। ओके, तो 1.5 लाख करने की वजह से क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट 60%, 90,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 60, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी 20,000, ईबीआईटी 40, इंटरेस्ट 15,000 माइनस 25, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा बन गया। तो लेट्स चेक बच्चों की ये 2 टाइम्स मैंने जो बोला करेक्ट है क्या? ओके, 1%, मैंने क्या बोला? 1% चेंज इन सेल्स। अभी चेंज इन सेल्स कितने परसेंट से हुआ? 1 लाख का 1.5 लाख मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ? 50%, बराबर। 1 लाख का 1.5 लाख हुआ मतलब हुआ 50%। तो 50 इंटू 2, 50% इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 100%। 2 टाइम्स 1% चेंज इन सेल्स विल अमाउंट टू 2% चेंज इन ईबीआईटी। तो ईबीआईटी मेरा 100% से बढ़ना चाहिए। चेक करते, ये देखो सेल्स कितने से बढ़ा? 50% से बढ़ा। सेल बढ़ा 50% से, 1 लाख का हो गया 1.5 लाख, 1 लाख का हो गया 1.5 लाख, 50% से बढ़ गया। तो मेरा ईबीआईटी कितने से बढ़ना चाहिए? मैंने बोला 100% से। बढ़ा क्या? देखो 20,000 का 100% बढ़ने के 40,000 होता है। यस, हो गया प्रूफ। ये है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ये बताता है कि मेरा सेल्स कितना बदलने से मेरा ईबीआईटी कितना बदलेगा। तो ये 2 गुना बदलेगा। 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना बदलेगा। अगर सेल्स 50% से बढ़ेगा तो ईबीआईटी डबल बढ़ेगा, 100% से बढ़ेगा। 20,000 का हो गया 100%। ओके, नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालो तुम। फाइनेंशियल लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज निकालो। ये जो अभी मैं ग्रीन कलर का दूं, येलो कलर का शेड दिया है वो वाला, उसका यूज करो इंफॉर्मेशन और बोलो फाइनेंशियल लिवरेज कितना है? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ओके, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाई ईबीटी। 4 टाइम्स, बराबर, 4 टाइम्स। तो चेक करते हैं, 4 टाइम्स बढ़ा क्या? 20,000 का हुआ 40,000 मतलब कितना बढ़ा? 100% बढ़ा, बराबर। 100% बढ़ा। तो ये 4 टाइम्स मतलब कितना बढ़ना चाहिए? 4 टाइम्स, 100 का 4 टाइम्स मतलब 400%। देखो ये डबल हुआ 100%, मतलब 20 का 40,000 मतलब 100%। अभी मैंने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का इंटरप्रिटेशन क्या दिया था? तुम्हारे बुक में जाके चेक करो। तुम्हारे बुक में मैंने क्या बोला था? 1% चेंज इन ईबीआईटी, 1% चेंज इन ईबीआईटी विल अमाउंट टू, जो भी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है कितना है? 4 है, तो 4% चेंज इन ईपीएस, 4% चेंज इन ईपीएस। चेक करते हैं अपन ईपीएस कितना हुआ। तो ईपीएस चेक करो कितना हुआ। 17.5 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 100, तो 500% हुआ, मतलब 400% से बढ़ा है। देखो ग्रोथ कितनी हुई इसके अंदर? ग्रोथ कितनी हुई? 14 रुपए से। 3.5 पहले ईपीएस था, 14 रुपए से बढ़ा और 17.5 हो गया। तो 14 रुपए 3.5 का कितना परसेंट है? 400% है। आया क्या? 400%, जो अपन ने बोला 4 टाइम्स। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है? अगर मेरा ईबीआईटी 1 रुपए से बढ़ेगा, मेरा ईबीआईटी 1% से बढ़ेगा, 1% से, तो ईपीएस 4% से बढ़ेगा इस केस में। तो यहाँ पे 100% से बढ़ा था, तो यहाँ पे 100% से बढ़ गया था, तो यहाँ पे कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए? 400% से बढ़ना चाहिए। तो 3.5 रुपए का 400%, 3.5 का 400% आता है 14, इतने से बढ़ेगा। 3.5 प्लस 14 आएगा 17.5। समझ में आ रहा है? ओके, डोंट वरी कि तुमको अभी ये बहुत हेवी लगेगा, पहला दिन है तो टेंशन मत लो, आराम से। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने अपने को, तब और इजी हो जाएगा। बहुत सबसे इजी चैप्टर है। फिलहाल इतना समझो कि ये इंटरप्रिटेशन है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और इजी इजी लगते जाएगा। फिलहाल ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने बताया था, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको चाहिए तो चैप्टर के एंड में मैं खुद लिखा के दूंगा, ठीक है? ओके, तो अभी नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन।
अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ 40 lakhs, एक फर्म है जिसका सेल 40 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख है, फिक्स कॉस्ट 6 लाख, 10% डिबेंचर्स ऑफ 30 lakhs, इक्विटी कैपिटल 45 लाख का इक्विटी कैपिटल है, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। तो तुमको ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जैसा मैं बोला उस स्टेटमेंट ट्राई करते बच्चे खुद से। क्या करो, पहले ये स्टेटमेंट लिख लो, इतना सिर्फ ईबीटी तक लिखो, ईबीटी तक। सर आपने तो ईपीएस तक लिखने को बोला था, तो एग्जाम में तुमको जितना पूछा है ना उतना ही इंफॉर्मेशन निकालो, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, हमेशा ईपीएस तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले ये स्टेटमेंट लिख लो और क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्रीन पे रखता हूँ, फिर तुम सॉल्व करके मुझे बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज कितना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सामने रखा है। सॉल्व करो, आराम से लिखो, गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ट्राई तो करो। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, क्या बात है, कुछ बच्चों का हो भी गया 1.66 एंड 1.5 टाइम्स। वन पॉइंट सिक्स सिक्स एंड 1.5। ओके, चलो ऑलमोस्ट बच्चों का हो गया, ऐसा देखते हैं, चेक करते हैं। सेल्स कितना दिया था, 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट बोला था 25 लाख, तुमको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 15 लाख। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में बोला था, फिक्स कॉस्ट 6 लाख, तुमको ईबीआईटी मिलेगा 9 लाख, 9 lakhs। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% ऑफ 30 lakhs, 30 लाख के ऊपर 10% तुमको निकालना पड़ेगा, तो मिलेगा 3 lakhs।
तो ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो ये बचेंगे 6 लाख। तो ये आना चाहिए तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में आया। फिर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन है 15 लाख डिवाइड बाय ईबीआईटी 9 लाख, तो 15 लाख बाय 9 लाख 1.66 टाइम्स। ओके, अगर बच्चों ने 1.66 लिखा है तो सही है, पर टाइम्स आंसर सामने लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, माँ बाप दो फॉर्मूलेस को, ये इसको पूरा लिखना 1.66 टाइम्स। एंड फाइनेंशियल लेवरेज आएगा तुम्हारा ईबीआईटी बाय ईबीटी 9 लाख बाय 6 लाख, तो आएगा 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। तो ये आंसर यस सभी ने करेक्ट दिया है। एंड कंबाइंड लेवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी 15 लाख बाय 6 लाख, 15 लाख बाय 6 लाख, 2.5 टाइम्स आएगा। सर ये तो पूछा नहीं था, आपने क्यों निकाला? ठीक है, टाइम पास के लिए निकाला, पूछा नहीं तो नो प्रॉब्लम। और एक शॉर्टकट बताता हूँ, कंबाइंड लेवरेज अगर किसी को चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, चेक करो ऑन योर कैलकुलेटर, 1.67 इंटू 1.5, 1.67 इंटू 1.5, 2.5 आ रहा क्या देखो। ठीक है, अगर 2.5 आया मतलब सही कर रहे हो, तो ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो कंबाइंड लेवरेज तुम चाहे तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, तुमको आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 1.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अभी, क्वेश्चन नंबर 5। और एक अभी ये सबको आना चाहिए, मतलब इसके पहले अगर किसी को नहीं आया तो ये उसको भी आना चाहिए अभी। क्वेश्चन नंबर 5, एनुअल सेल्स ऑफ कंपनी इज 60 lakhs, सेल्स टू द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 15%, मतलब सेल्स का 15% वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 5 लाख, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है 5 लाख। कंपनी हैज 11% डिवेंचर ऑफ 30 लाख, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज। अभी यहाँ पे तीनों भी पूछे हैं, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड, तीनों के तीनों लेवरेज निकालो। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड तीनों निकालो। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल ही कमेंट सेक्शन में बोलो, क्योंकि कंबाइंड तो वैसे भी मल्टीप्लाई करके जाने वाला है। तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल ही कमेंट सेक्शन में बोलो। 1.11 and 1.07। 1.1, 1.07।
Okay, let's check. सबसे पहले सेल्स दिया था 60 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट बोला था बच्चों 15%, तो 60 लाख का 15% आता है 9 लाख। कंट्रीब्यूशन 60 लाख माइनस 9 लाख, 51 लाख। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, फिक्स कॉस्ट दिया था क्वेश्चन के अंदर 5 लाख। 5 लाख तो ईबीआईटी मिलेगा 46 लैक्स। 46 लाख। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तुमको 3 लाख 30। कैसे मिला 3 लाख 30? 11% ऑफ 3 लाख, तो 30 लैक्स का 11%, 3 लाख 30। तो ईबीटी, ईबीटी मिलेगा 42 लाख 70,000। 42 लाख 70। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अगर आया है तो तुम्हारा ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, दैट इज 51 लाख डिवाइडेड बाय 46 लाख, तो 1.11 टाइम्स, करेक्ट। फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी बाय ईबीटी 46 लाख बाय 4270, तो ये आएगा 1.08 टाइम्स, या तुम्हारा जो 0.77 था उसको राउंड ऑफ कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम 4 डिजिट नहीं तो 2 डिजिट तक एक्यूरेसी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंबाइंड लीवरेज ऑब्वियसली इन दोनों का ये करके आएगा 1.19 टाइम्स। यस, जिन्होंने भी सॉल्व किया एकदम करेक्ट एक्यूरेट आंसर्स आए। ओके ओके, तो तुम्हारे में से कोई एक जन, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मतलब, तो कोई एक जन मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज का इंटरप्रिटेशन बता पाएगा 1.11 टाइम्स? आराम से देख के बोलो कोई भी, 1.11 टाइम्स का इंटरप्रिटेशन बोलो। आ रहा है किसी को? ठीक है, अब बोलो। हाँ, परफेक्ट। और इसका फाइनेंशियल लिवरेज? हाँ, परफेक्ट। तो हाँ, अभी किस बच्चों को लगेगा सर यहाँ पे ईपीएस है ही नहीं तो कैसा? हाँ, अपन ने सॉल्व नहीं किया है, अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहता तो अपन करते थे। एकदम परफेक्ट बोला है दीशा ने शायद। हाँ, तो ऑपरेटिंग लिवरेज 1.11, इसका मतलब होता है 1% अगर मैं सेल्स चेंज करूंगा, अगर सपोज दुगना हुआ, किसी को लगा कि सर मेरा दुगना सेल हुआ, तो कितना? 100% चेंज हो गया, तो 111% मतलब हो जाएगा तुम्हारा, सपोज 1 लाख का सेल 2 लाख हो गया, मतलब डबल हो गया, 1 लाख का सेल 2 लाख हो गया। तो ईबीआईटी सपोज पहले है 1,000 रुपए, तो ये हो जाएगी 2,111 समथिंग, मतलब बेसिकली 111% से चेंज होगा। अगर सपोज 10,000 था तो 111%, इसका पहले 111% निकालो, कितने से चेंज होगा, मतलब 10,000 का जो तुम्हारा प्रॉफिट था, ईबीआईटी 10,000 था, तो हो जाएगा 21,100, इतना हो जाएगा। ये उसका इंटरप्रिटेशन है। तो सर यहाँ पे रिस्क कहाँ पे मिल रहा है? आपने चैप्टर का तो नाम रिस्क बोला, पर यहाँ पे तो रिस्क आप कहाँ पे भी नहीं बता रहे बच्चों। तो यही तो ट्रिक है, अपन हमेशा अच्छा सोच रहे कि सेल्स बढ़ गया, तो उल्टा सोचो, अगर मेरा सेल्स कम हो गया तो, समझ में आ रहा है? सेल्स कम हो गया तो 1.11% से मेरा प्रॉफिट कम होगा ईबीआईटी। और ठीक है, मतलब अगर सेल मेरा आधा हो गया तो प्रॉफिट और भी ज्यादा कम होगा। सेल्स आधा मतलब प्रॉफिट आधा नहीं, सेल्स अगर आधा हो गया तो ईबीआईटी उससे भी ज्यादा कम होगा। समझ में आ रहा है? अगर सेल्स मेरा 2 लाख का 1 लाख हो गया, मतलब आधा हुआ, तो मेरा 21,000 का प्रॉफिट डायरेक्ट 10,000 पे आया, आधा नहीं हुआ और कम हुआ, तो ये रिस्क है। अभी रिस्क समझ में आ रही है? तो बिजनेसमैन कैलकुलेट करता है कि अगर सपोज पैंडेमिक की वजह से मेरा सेल्स कम हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितने से कम होगा, इतने से कम होगा। यहाँ पे ईपीएस देखो 1.2%, मतलब अगर मेरा सेल आधा हुआ तो ये 1.2%, मतलब उतना और ईपीएस कम करेगा ये चीज को। तो इसके थ्रू मैं बिजनेस की रिस्क कैलकुलेट करता हूँ। जितना बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज, उतना बिजनेस रिस्क पे चल रहा है। क्योंकि 1.2, अगर ये 1.1 है और उसकी जगह 2 रहता था, मतलब डबल इफेक्ट पड़ेगा। सेल डबल तो प्रॉफिट डबल,
बट ये भी ध्यान में रखो, सेल्स आधा तो प्रॉफिट और कम होगा, डबल कम होगा। तो ये उतना रिस्क पे चल रहा है, तो ये लेवरेजेस जितने कम उतना अच्छा, उतना सेफ बिजनेस, अच्छा नहीं बोल सकते, सेफ बिजनेस बोल सकते हैं। तो जितना बड़ा उतना ज्यादा रिस्क। क्यों? क्योंकि सेल्स छोटा मोटा भी चेंज होता है तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपन ने आज बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट देखे हैं, फॉर्मूलाज देखा है। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स अभी तुम्हारे ग्रुप पे अपलोड किए जाएंगे, बट एक्चुअली ये 2 दिन है इसलिए मैं चेंज अपलोड कर रहा हूँ। बाद में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद अपलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जितने बार हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे, चैट सेक्शन के थ्रू तुम आंसर्स दे सकते हो, उतना अच्छा रहेगा। कुछ डाउट रहा तो पूछ सकते हो चैट सेक्शन के थ्रू, या फिर जैसा भी अभी मैंने इंटरप्रिटेशन वगैरह लिया, तो ये सब पॉसिबल है। तो वो लाइव रखने के लिए हम लोग अभी 2-3 दिन तो मैं जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा भेज दूंगा थोड़ी देर के अंदर, बट बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद ही मिलेगा। क्योंकि अगर तुम अटेंडेंस नहीं देंगे ना तो उतना मजा नहीं आएगा। इंटरेक्टिव सेशन होगा तो हमको भी मजा आएगा, तुमको भी मजा आएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू।